Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am your educator Jashan and this class will be on current topics in polity series. Students, you can subscribe to our channel Simplifying UPSC with Ease for daily Hindu news analysis, important international organizations, MCQs, strategy classes for UPSC CSE, important polity topics classes, economics classes and much more. Arpita ma'am also takes classes on Unacademy Plus. You can use code Sharma20 to get 10% discount there. To get all the PDFs and notifications, class notes, you can join our Telegram channel which is Simplifying UPSC with Ease. Now let's come to the topic for today, which is Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. This act was passed in 2003 to institutionalize the fiscal discipline at both central and state level. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्ट जो है ये 2003 में पास किया गया था फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। फिस्कल डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स अच्छी तरह से मैनेज करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा घाटे में मत जाए, मतलब उनकी जो फिस्कल सिचुएशन है, मॉनेटरी सिचुएशन है, वो ठीक ठाक अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो क्या था प्रॉब्लम, क्या थी? फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट सिचुएशन वाज हेडिंग टुवर्ड्स डेंजरस लेवल। उस टाइम पे क्या था कि जो फिस्कल सिचुएशन थी कंट्री की और जो पब्लिक डेट थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी, उसके लेवल्स बहुत बढ़ गए थे, तो इसलिए हमें ये वाला एक्ट लेकर आना पड़ा। इस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं? इस एक्ट में बोथ सेंटर एंड स्टेट्स वर सपोज्ड टू कट फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी for union and 3% of GSDP, state GDP for states by 2008-2009. And second क्या था इसका? To wipe out revenue deficit, that is revenue deficit should be zero. तो इस एक्ट के जो थे, क्या मंतव्य क्या था इस एक्ट का? इस एक्ट का पर्पस था कि फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी लेकर आना और रेवेन्यू डेफिसिट को टोटली वाइप आउट कर देना, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो के लेवल पर लेकर आना। ठीक है, तो ये क्या है फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। और ये तो उन्होंने मतलब ओवरऑल मोटा मोटा बता दिया एक्ट में। जो एनुअल टारगेट्स हैं, मतलब ये 2003 की बात है, 2008 तक हमने ये रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करना है और फिस्कल डेफिसिट 3% तक लेकर आना है। तो इसके लिए जो एनुअल टारगेट्स होंगे वो किसने फ्रेम करने थे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम करने थे अंडर FRBM रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये एक स्लाइड है बजट 2020 बजट के बेसिस पे बनाई है मैंने। इस साइड, ये ऑरेंज वाली साइड आप देखेंगे, ये रेवेन्यू साइड है और ये कैपिटल साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट में है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले हम रेवेन्यू वाली साइड देखते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लिखेंगे पॉजिटिव में, मतलब गवर्नमेंट को पैसा आया। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या होगा? एक तो टैक्स से पैसा आएगा, है ना, तो एक नॉन टैक्स से। तो पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स में से कौन कौन सा पैसा आता है। जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स से, इनकम टैक्स से, जो हम मतलब जो जितने भी सैलरीड लोग हैं वो जो टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, फिर ये दोनों है डायरेक्ट टैक्सेस। फिर टैक्स इनकम से, टैक्स रेवेन्यू से इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी कुछ पैसा आएगा, वो जीएसटी की फॉर्म में, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये वाला जो सारा अमाउंट है ये गवर्नमेंट को टैक्स से मिलता है। ठीक है, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा मिलता है? वो है डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पीएसयूज। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं, जो वो प्रॉफिट, अगर जो प्रॉफिटेबल पीएसयूज हैं उनका प्रॉफिट जाता है गवर्नमेंट के पास और डिविडेंड मिलता है। ठीक है, वो सारा गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। फिर क्या है? ग्रांट्स रिसीव्ड। ठीक है, जो गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिलती हैं। और इंटरेस्ट ऑफ लोन्स रिसीव्ड, कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन में कुछ पैसे दिए थे, ठीक है, किसी और कंट्री की गवर्नमेंट को या कुछ स्टेट को, तो वो जो इंटरेस्ट भरेंगे वो भी इधर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। जो पूरा इंडिया का डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, जितना हम डिफेंस पे खर्चेंगे स्टूडेंट्स, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, डिफेंस के बिना और क्या क्या आता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? सब्सिडीज, जितनी भी सब्सिडीज मिलती हैं, चाहे आप यूरिया की सब्सिडी ले लो और कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडी ले लो। ठीक है,
कैरोसिन पे सब्सिडी ले लो, जितनी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं, जितनी उनको पेंशन्स मिल रही हैं, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया हुआ है तो हमें जो महीने के महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो सारा गवर्नमेंट, ये वो सारा इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिया कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या है। ये जो फिगर्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे लाख करोड़ में हैं। तो गवर्नमेंट का ये 2020 का रेवेन्यू रिसिप्ट रहा अराउंड 20 लाख करोड़, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा 26 लाख करोड़, ठीक है। तो अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कितना रहेगा ये? -26 प्लस 20, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा -6 लाख करोड़ के आसपास हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने रेवेन्यू साइड देख लिया, अब हम कैपिटल साइड देखते हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ कैपिटल रिसीट्स हैं, ठीक है, इसमें भी दो तरह की होंगी, एक डेट की फॉर्म में होता है, एक होता है नॉन डेट रिसीट्स। डेट की फॉर्म में होता है जो हम गवर्नमेंट बोरो करती है, मतलब इंटरनल जो भी बोरोइंग करती है, आरबीआई से लेगी, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बाकी स्कीम्स के थ्रू पब्लिक से पैसा लेगी, ठीक है, वो सारा का सारा इंटरनल डेट में आएगा। फिर जो एक्सटर्नल डेट, डेट मतलब ऋण, आपको पता ही होगा, एक्सटर्नल ऋण जो हम बाहर से कर्जा उठाते हैं, वो क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया, ठीक है, और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर्जा लिया, वो सारा का सारा कैपिटल रिसीट्स में आएगा अंडर डेट सेक्शन। तो वो अराउंड क्या है, वो तकरीबन है गवर्नमेंट का 8 लाख करोड़ फॉर द ईयर 2020, ठीक है। उसके बाद नॉन डेट रिसीप्ट्स क्या क्या है, जैसे लोन्स रिकवर्ड, ठीक है, हमने किसी और कंट्री को, किसी को लोन दिया था, वो हमारा पूरा रिकवर हो गया, हमारे पास वापस आ गया, तो वो होगा हमारा कैपिटल रिसीट में आएगा। फिर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मतलब जितने गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट करके उनका गवर्नमेंट पैसा लेकर आती है, वो सारा भी उसके कैपिटल रिसीट्स में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। आपको पता है जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि थोड़ा जो हम ग्रांट्स देती है गवर्नमेंट स्टेट्स को, ठीक है, कोई असेट्स फॉर्मेशन के लिए, वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और जो भी गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स खरीदेगी, कोई एसेट्स जनरेट करेगी, उस पे जो एक्सपेंडिचर करेगी वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। तो इसमें कैपिटल रिसीट्स क्या थी गवर्नमेंट की ये 2020 में, वो थी 10 लाख करोड़ के अराउंड। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने उसने एसेट जनरेट किए, या उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए कोई एसेट बनाने के लिए या तो खुद जनरेट कर दिया या स्टेट्स को पैसा दे दिया, ठीक है, स्टेट्स को ग्रांट दे दी, वो था उसका 4 लाख करोड़ के अराउंड। तो जितनी रिसीट्स हैं हमने प्लस में लिखी हैं, जितने एक्सपेंडिचर हमने माइनस में लिखे हैं। तो बजट डेफिसिट क्या होगा, इन सबको जब ऐड कर देंगे, देखो +20 -26 +10 -4, तो इसमें बजट डेफिसिट क्या आ रहा है, बजट डेफिसिट आ रहा है 0, ठीक है, कि टोटल जो गवर्नमेंट का बजट है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस कैसे हुआ है, बैलेंस इसलिए हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट का ऋण लिया है, डेट लेके, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से डेट लेके बजट को बैलेंस किया है। तो अब हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट, जो आपका बजट डेफिसिट आएगा, यहाँ पे बजट डेफिसिट 0 आ रहा है, बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग, ये कितना आएगा, बजट डेफिसिट 0 है, मार्केट बोरोइंग हमने देखा कितनी है, 8 लाख करोड़ है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का कितना है, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का आ रहा था 8 लाख करोड़, ठीक है। ये बनता है हमारा तकरीबन -3.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है, 3.5% ऑफ जीडीपी है ये जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या, मतलब जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी टैक्स और नॉन टैक्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना हमने रेवेन्यू में खर्चा किया सब्सिडीज में, सैलरीज में, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो है रेवेन्यू डेफिसिट, वो हमारा कितना है, -6 लाख करोड़, ठीक है। फिर फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ओवरऑल बजट डेफिसिट, वो था हमारा 0 प्लस मार्केट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग गवर्नमेंट की कितनी थी,
8 लाख करोड़, मतलब गवर्नमेंट ने बाहर वाले इंस्टीट्यूशन से और अंदर आरबीआई से, बैंक से, टोटल पब्लिक से 8 लाख करोड़ बोरो किए थे अपने बजट को ये करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज टर्म्स में कितना था? -3.5% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, अब हमने देख लिया दोनों, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि अराउंड 8 लाख करोड़ जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज में से बोरो कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितना ये बोरोड अमाउंट होता है ना, मच ऑफ दिस बोरोड अमाउंट गोज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन्स। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स, हम बहुत सालों से इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन ले रहे हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो ही इतना बढ़ चुका होता है कि हम जो इस साल लोन ले रही है हमारी गवर्नमेंट, उसका एक बड़ा हिस्सा वो पुराने लोन के इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हमने जो लोन लिया उसका बड़ा हिस्सा चला गया एक नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी पे। ठीक है, तो फिर नए काम के लिए हमने कितना लोन लिया? जितना फिस्कल डेफिसिट था 8 लाख करोड़ के अराउंड है, एग्जैक्ट फिगर्स में 7.96 लाख करोड़ है। ठीक है, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन्स, जितना हम पिछले लोनों का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 88,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस फिगर को कि जो हमने बाहर से मनी बोरो किया नए काम के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या फॉर्मूला है उसका? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स। इतना है अराउंड 88,000 करोड़, ये बनता है 0.4% ऑफ जीडीपी। ये है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये देख लिया कि फिस्कल डेफिसिट 2020 में, गवर्नमेंट बजट 2020 में जो था उन्होंने शो किया। बजट 2020 में कौन सी ईयर का फिस्कल डेफिसिट शो करेंगे? पिछले का, 2019-20 का। वो कितना है? -3.5% ऑफ जीडीपी, है ना। वो जो है इतना अमाउंट है, काफी बड़ा अमाउंट है, 8 लाख करोड़ के अराउंड। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा 6 लाख करोड़ के अराउंड है। ये काफी हाई अमाउंट है। तो अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका लोन बहुत सर पे है उसके, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? ये गवर्नमेंट की फिजिकल हेल्थ के लिए, किसी कंट्री की फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी पे अनड्यू प्रेशर आता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट का बजट बैलेंस नहीं होगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट? ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो करेगी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट बहुत पैसा बोरो करेगी तो जितनी हमारे ये हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो उन पे थोड़ा प्रेशर रहेगा कि वो बैंक को कम इंटरेस्ट में भी पैसा लैंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आई एम रियली सॉरी, गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट पे भी पैसा लैंड कर देंगे। तो अगर सारा जितना मार्केट में पैसा है उसमें से एक बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट ही ऋण के रूप में ले रही है, तो उससे क्या होता है? जो प्राइवेट बोरोअर्स है ना स्टूडेंट्स, उनके लिए पैसा कम रह जाता है। इट लीड्स टू लेसर लोन्स बीइंग अवेलेबल टू प्राइवेट बोरोअर्स। ठीक है, तो पहला तो डेफिसिट हाई होने का नुकसान ये है। ठीक है, तो फिर क्या है? ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट में पैसा लोन में दे देंगे, तो उससे क्या होता है? जो जनरल पब्लिक है उसको भी अपनी सेविंग्स पे इंटरेस्ट कम मिलता है। ठीक है, और कई केसेस में ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की एक्सचेंज में हो सकता है आरबीआई नया मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन दे दे, नया पैसा प्रिंट करके। ठीक है, तो इससे इन्फ्लेशन ज्यादा होने के चांस होते हैं, बहुत सारी इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी कि एक तो प्राइवेट बोरोअर्स के लिए पैसा कम रह जाएगा, फिर जो हाउस होल्ड्स हैं उनको पैसा कम मिलेगा सेविंग्स के रूप में, जितना पैसा हम बैंकों में जमा करते हैं हमें सेविंग्स के रूप में पैसा कम रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। किसके कारण? अगर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा बोरो कर रही है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स आएंगी सारी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है? हमें डेफिसिट को कम रखना है, जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है उसको कम रखना है। तो इसीलिए ये एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था। ठीक है,
इसने क्या करना था, फिजिकल डेफिसिट तो 3% लेकर आना था और रेवेन्यू डेफिसिट को बिल्कुल 0 करना था। तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो एनुअल टारगेट्स हैं वो कौन फ्रेम करेगा, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या FRBM रूल्स फ्रेम किए थे, वो ये था कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0.5% एवरी ईयर कम करो और 2008-2009 तक बिल्कुल खत्म कर दो। फिजिकल डेफिसिट को 0.3% कम करो एवरी ईयर और 2007-8 तक 3% में लेकर आओ। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज हैं एक साल में वो 9% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, जितनी आपके पास पिछले साल आप गवर्नमेंट ने लोन लिया था, अगले साल जितना लोन लेगी वो 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोन ले रही है गवर्नमेंट, डबल लोन ले लिया पिछली बार से। ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट शुड नॉट गिव गारंटी टू लोन्स रेज्ड बाय PSUs एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर मोर देन 0.5% ऑफ GDP इन एग्रीगेट। कि जो गवर्नमेंट की PSUs भी हैं या स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बिहाफ पे लोन लेती हैं, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें गारंटी देनी होती है। तो आपको पता ही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रही है तो अगर वो PSU सपोज लोन वापस नहीं करती तो गवर्नमेंट की गारंटी है तो गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी बनेगी ना उस लोन को वापस करने के लिए। इसलिए इसके रिलेटेड भी FRBM एक्ट में एक रूल लाया गया, वो ये कि आपको 0.5% ऑफ GDP से ज्यादा किसी अमाउंट की गारंटी भी नहीं भरनी है। ठीक है, तो उसके बाद FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग 3 डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में रखने थे गवर्नमेंट ने। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है, टू शो इकोनॉमिक डाटा, GDP, ग्रोथ रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। पहला जो वो पेपर रखेगी वो है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जिसमें सारा इकोनॉमिक डाटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्रोथ रेट कितना है, ये सब होगा। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट रखेगी मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी बताएगी कि वो किस तरह से डेफिसिट्स को कंट्रोल करना चाहती है और जो उसका इस साल का टारगेट है वो अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तीसरा जो पेपर है वो है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। उसमें क्या है कि पिछले एक साल का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को शो करना था और अगले 2 सालों का एक्सपेंडिचर, मतलब एक मीडियम टर्म 3 साल के टर्म का एवरेज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को शो करना होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इनके टारगेट थे 0.5% घटाना और 0.3% घटाना। अब इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही है क्योंकि ये अचीव नहीं हो पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। यूनियन गवर्नमेंट कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड टारगेट्स। इतना उसके लिए हर साल, मतलब जितना वो लोन हर साल ले रही है उसको कम करना और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लेकर आना, ठीक है, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो जो जितने जो टारगेट सेट किए गए थे गवर्नमेंट के लिए पर ईयर वो अचीव नहीं कर पाई। तो इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट टाइम से टाइम FRBM को एक्ट को अमेंड करती रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए 2012 में 2012 में एक नया प्रोविजन ऐड किया गया था। उस टाइम थी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि 0% रेवेन्यू डेफिसिट अचीव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0% इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अचीव करेंगे 2015 तक। देखो कहाँ तो वो वाले टारगेट्स 2008-2009 तक अचीव होने थे लेकिन वो अचीव नहीं हो पाए। तो 2012 में अमेंड किया गया कि रेवेन्यू डेफिसिट को 0% मत करो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को आप 0% कर दो 2015 तक। तो अब क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था ना कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं, जितना टैक्स और नॉन टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। फिर उसके कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में हैं, जैसे सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन, डिफेंस में, और क्या ग्रांट्स गिवन भी इसके अंदर आता था, जो ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो गवर्नमेंट का कहना ये था कि हमने उनको ग्रांट्स दे दी, ठीक है, तो हो सकता है हमने जो उनको पैसा दिया, किसी स्टेट को पैसा दिया, वो आगे उसको कैपिटल एसेट जनरेट करने के लिए यूज कर रही हो। ठीक है, कि उसका उससे हो सकता है वो कुछ कैपिटल एसेट्स जनरेट कर लें, कुछ बिल्डिंग्स बना लें, ठीक है, जो कि आगे इनकम लेकर आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो हम ग्रांट्स स्टेट्स को ग्रांट्स दे रहे हैं और स्टेट्स आगे उसको कैपिटल एसेट जनरेशन के लिए यूज कर रही हैं, आप उसको हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मत गिनो। ठीक है, तो
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, जितना रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा माइनस अमाउंट ऑफ ग्रांट्स यूज्ड बाय स्टेट्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको गवर्नमेंट तो ने तो ये बोल दिया, ठीक है, कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करेंगे हम, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी हम 2017 तक करेंगे 3%। ठीक है, लेकिन क्या था, जो 14th फाइनेंस कमीशन थी ना स्टूडेंट्स, उसने इस जो ये इनका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाला पॉइंट था उसको स्क्रैप कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी और ये फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल थी कि कितने आप ग्रांट का आगे कितना वो कैपिटल जनरेशन के लिए यूज कर रही हैं, कि आप ये वाला जो है सिस्टम मत फॉलो कीजिए। तो अभी दोबारा से पुराना रेवेन्यू डेफिसिट को ही जीरो करना है 2015 तक। तो 2012 में हमने पहले देखा थोड़ा सा कि कैसे इन्होंने एफआरबीएम एक्ट अमेंड किया और टारगेट्स उसके आगे डाल दिए कि 2017 तक करेंगे हम तो 3%। ठीक है, उसके बाद क्या था स्टूडेंट, 2016 का जब बजट पेश किया जाता है तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी। तो उन्होंने बोला कि एफआरबीएम टारगेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। ठीक है, जैसे उनका बोलना ये था कि अब फार्मिंग सेक्टर जो है वो बहुत प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, बहुत जगह बारिश ना होने के कारण ड्रॉट आया हुआ है, लेकिन मैं फार्म लोन वेवर्स नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तब भी मैं फार्मर्स की हेल्प नहीं कर सकता। और क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जगह जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो लेकिन अगर मैं अलाउंस देना चाहूँ किसी पर्सन को तो मैं नहीं दे सकता, मैं ये सब काम नहीं कर पा रहा क्योंकि एफआरबीएम एक्ट जो है उसके प्रोविजंस बहुत रिजिड है और मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे को फिस्कल डेफिसिट 3% तक ही रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे लेकर अपने देश के लोगों पर ही खर्चा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस एक्ट को रिव्यू किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ये रिजिड है। अरुण जेटली जी का ये कहना था। तो इस बात को लेकर एक एनके सिंह कमेटी बिठाई गई 2016-17 में। एक कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर एनके सिंह। एनके सिंह कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, ये 5 मेंबर्ड कमेटी थी और इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, जैसे उर्जित पटेल उस टाइम के आरबीआई गवर्नर और उस टाइम के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कंसीडर करना था, दे वर कंसिडरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग एब्सोल्यूट फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स, कि हमने एक एब्सोल्यूट टारगेट रखा हुआ था इस एक्ट में 2003 से कि 3% करना है उसको। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इस एब्सोल्यूट टारगेट को हटाकर हम एक टारगेट रेंज लेकर आते हैं, हम थोड़े वाइड टारगेट्स लेकर आते हैं जो कि इकोनॉमी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट थोड़ा एडजस्ट भी कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट के ऐसे हाथ नहीं बांध देने चाहिए, उनका ये कहना था। तो जो एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि सबसे पहले एक फिस्कल काउंसिल सेट की जाए जो ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसको मॉनिटर करे। ठीक है, एक फिस्कल काउंसिल सेट की जाए और फिर उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया 2017 से 2023 तक का, मतलब ऐसे जैसे ओरिजिनल एफआरबीएम एक्ट में था कि सीधा एक एब्सोल्यूट टारगेट था कि 2008 तक आप 3% करो, वैसा इन्होंने नहीं किया। एक रोड मैप तैयार किया कि ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ये सब काम करने हैं। क्या काम करने हैं, 2023 तक आपको फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कर कर लेकर आना है 2.5% तक। रेवेन्यू डेफिसिट जीरो नहीं करना है, रेवेन्यू डेफिसिट इन सब सालों में रिड्यूस करके लेकर आना है 2023 तक 0.8% तक। फिर जो यूनियन डेट टू जीडीपी रेशो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऋण और उसकी जीडीपी की रेशो है, उसको 40% तक लेकर आना है। स्टूडेंट्स अभी ये 46% के अराउंड है कि जितना अपना जीडीपी है सोचो, उसमें से 46%, उसका जो 46% उससे आधा तो हमने देखो ऋण ले रखा है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करके 40% तक लेकर आना है। और अगर हम यूनियन और स्टेट दोनों का डेट देखें और जीडीपी के रेशियो देखें तो वो 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कुछ टारगेट्स दिए और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें ऐड की कि एक एस्केप क्लॉज भी हो। एस्केप क्लॉज का मतलब क्या है कि आपके जो ये टारगेट्स हैं आप इनको एस्केप कर सकते हो कुछ सिचुएशंस में, कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाएं तो फिर हम आपको छूट भी देंगे, एस्केप देंगे कि आप चलो इस साल आप ये टारगेट अचीव मत करो। तो वो जैसे कि वॉर के टाइम में, ड्रॉट के टाइम पे, सूखे के टाइम पे, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, दीज टारगेट्स कैन बी क्रॉस्ड, ये था एस्केप क्लॉज दिया एनके सिंह कमेटी में।
तो ये सब स्टूडेंट्स एनके सिंह कमेटी की मोटी मोटी रिकमेंडेशंस थी। तो आगे सबसे पहले हम करते हैं, जब एनके सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर जो FRBM एक्ट था उसके अंडर सेक्शन 4(2) लाया गया जो कि एस्केप क्लॉज के साथ डील करता है। इट सेज दैट गवर्नमेंट कैन ओवर क्रॉस डेफिसिट टारगेट, कि जो गवर्नमेंट का उस साल का डेफिसिट का टारगेट होगा उसको वो क्रॉस कर सकती है 0.5% से। ठीक है, 0.5% ही सिर्फ उसको मार्जिन दिया है क्रॉस करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि लेट अस सपोज अगर इस साल का टारगेट 2020 का वैसे भी 3% है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा उसको 0.5 से कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट 3.5 तक का रख सकती है। ठीक है, क्या है एस्केप क्लॉज के कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्रॉस कर सकती है डेफिसिट टारगेट कितने अमाउंट से, 0.5% से। ठीक है, और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, अगर नेशनल सिक्योरिटी खतरे में हो, एक्ट ऑफ वॉर, नेशनल सिक्योरिटी या एक्ट ऑफ वॉर, कहीं वॉर है हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है तब। दूसरा पॉइंट है नेशनल कैलेमिटी, कुछ बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह ये वो आ सकती है, जैसे कोरोना को हम नेशनल कैलेमिटी के तौर पे ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी कारण एग्रीकल्चरल आउटपुट ही जीरो हो जाए, कुछ पेस्ट अटैक हो जाए ऐसा, या फार्म इनकम कोलैप्स कर जाए, किसी कारण एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, फिर भी गवर्नमेंट एस्केप क्लॉज को यूज कर सकती है। अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक परसेंटेज के नीचे गिर जाए हमारे देश का जीडीपी, अगर जीडीपी एकदम से गिर जाए तब एस्केप क्लॉज को वो यूज कर सकते हैं। फिर क्या, अगर if there are structural reforms in economy with unanticipated implication, अगर हम इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसे बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, एक बड़ा रिफॉर्म लेकर आते हैं जिसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इकोनॉमी में वो सर्टेन ना हो, तब भी गवर्नमेंट एस्केप क्लॉज को यूज कर सकती है। मतलब तब भी वो जितना उसका टारगेट है उसको 0.5% से क्रॉस करके उतना फिस्कल डेफिसिट रख सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है देखिए, 2019 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 3.3, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है 3.8%। ठीक है, ऐसे ही 2020 में टारगेट था 3, लेकिन गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिस्कल डेफिसिट था हमारा 8 लाख करोड़ के अराउंड, वो कितना बन रहा था 3.5% ऑफ जीडीपी। तो ये 0.5 दोनों ज्यादा है। तो दोनों सालों में 2019 और 20 में गवर्नमेंट ने एस्केप क्लॉज को यूज किया है, क्या रीजन देते हुए, ये 0.5 को यूज करते हुए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन इकोनॉमी, कि हमने अभी अभी ये लेकर आए हैं, हमारा जीएसटी लेकर आए हैं, वो के जो कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है इकोनॉमी का, और अभी तक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे सेट हो रही है, सेट हुई नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को यूज करते हुए उन्होंने एस्केप क्लॉज को यूज किया है, फिस्कल टारगेट्स हम अपने क्रॉस किए हैं 0.5 से। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स। अब एनके सिंह कमेटी आती है 2017 में, 16-17 में। ठीक है, तो 2018 से ही गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो अपने टारगेट्स थे वो शिफ्ट कर दिए थे। ठीक है, गवर्नमेंट सेड दैट फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ एनके सिंह कमेटी वी विल रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू 3% बाय, गवर्नमेंट ने उनकी ये बात को मानते हुए कहा था कि ठीक है, हम उनकी कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं और हम फिस्कल डेफिसिट को 3% लेकर आएंगे धीरे धीरे 2020 तक, और एकदम से नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो जो उन्होंने नए टारगेट लिए थे वो ये थे कि 18-19 में 3.4 का टारगेट होगा, 19-20 में 3.3 तक का, और 2020-21 में हम 3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट तक इसको ले आएंगे। स्टूडेंट्स, जो ये मतलब ऐसे धीरे धीरे वाले टारगेट्स हैं, मतलब एकदम 3% नहीं लेकर आएंगे, धीरे धीरे लेकर आएंगे, इसको बोला जाता है फिस्कल ग्लाइड पाथ, कि धीरे धीरे हम उस टारगेट पर पहुंच रहे हैं। तो इसके उन्होंने रीजंस क्या दिए थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम अरुण जेटली जी थे, फिर कुछ टाइम के लिए पीयूष गोयल जी, फिर निर्मला सीतारमन जी, इनका क्या कहना था कि अभी मतलब जीएसटी की शॉर्टफॉल्स हैं, फार्मर्स को एमएसपी देनी है, और 1.5% इंक्रीज की थी ना बैंक्स को पे, बेसल 3 नॉर्म्स जो हैं वो लागू करने हैं, और अभी पिछले साल तो ये था कि इकोनॉमी काफी स्लो डाउन में चल रही थी और कार सेल्स वगैरह बिल्कुल कम हो गई थी। तो ये सब चीजें उन्होंने 2018-19 के बजट में फॉलो की। और इसके बाद क्या था कि
एक गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने का टारगेट था उसको क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अब उनका टारगेट है धीरे धीरे फिजिकल डेफिसिट को तो कम करके लेकर आना 2.5% तक, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट को हम जीरो नहीं करेंगे। और एक और रिकमेंडेशन थी जो एनके सिंह कमेटी की, फिजिकल काउंसिल बनाने की, तो फिजिकल काउंसिल को भी नहीं बनाया गया है। गवर्नमेंट ने क्या रिकमेंडेशंस फॉलो की हैं, ये फिजिकल ग्लाइड पाथ धीरे धीरे हम कम करेंगे अपना फिजिकल डेफिसिट, और एस्केप क्लॉज को यूज कर लिया गया है। ठीक है, this was all for today. Thank you so much.